कल मैंने आप सभी को पालमपुर गांव की कहानी के बारे में बताया था और इसके साथ साथ मैंने आपको इससे जुड़े हुए सभी प्रश्न उत्तरों को उसी में अटैच कर दिया था। शायद 1 से लेकर 14 तक के सभी प्रश्न उत्तर आप लोगों ने कर लिया होगा, लेकिन जैसा कि अभी के समय में जानते हैं कि ज़्यादातर एग्जाम में आपको MCQ जैसी चीज़ें पूछी जाती है। ऐसे में आपको पालमपुर गांव की कहानी से रिलेटेड जितने भी MCQ हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं पालमपुर गांव की कहानी के MCQ से। पहला क्वेश्चन कहता है उत्पादन की पहली आवश्यकता क्या है। तो उत्पादन की पहली आवश्यकता जो है वो है भूमि। इसका जो ऑप्शन बी है वो सही है, उत्पादन की पहली आवश्यकता भूमि है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं। अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी किसके स्रोत हैं। तो इसके उत्तर में है भौतिक पूंजी के, मानव पूंजी के, दोनों और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो उत्तर होगा वो होगा अस्थाई पूंजी और कार्यशील पूंजी के लिए भौतिक पूंजी इसके स्रोत हैं। मतलब कि अगर आप इसके उत्तर देखो तो यहाँ पे दोनों हो जाएगा, जो ग आंसर है वो सही है। तीसरा क्वेश्चन, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं क्या क्या होती है। तो परिवहन, दुकानदारी, लघु विनिर्माण और उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी जो है घ जो है वो राइट आंसर है, क्योंकि ये सभी जितने भी ये कार्य हैं ये गैर कृषि क्रियाएं ही में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या भूमि नापने की मात्रक इकाई मीटर है, नाली है, मुट्ठी है और हेक्टेयर है। राइट आंसर इज हेक्टेयर। अब अगर आप भूमि नापने का काम करते हो तो उसमें आपको हेक्टेयर का उपयोग करना होगा। हेक्टेयर जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है, औद्योगिक संसाधन है और पूंजीगत संसाधन है। तो ये बहुत ही आसान है। भूमि जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, इसे प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, क्योंकि हमें जो यह प्रकृति से प्राप्त हुआ है। भूमि जो है उसे मनुष्य नहीं बना सकता, यह प्रकृति के ही स्रोत हैं, इसलिए भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भारत में हरित क्रांति का उदय किस सन में हुआ। अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में हरित क्रांति का मतलब जो शुरुआत हुआ था वो किस वर्ष में हुआ था। राइट आंसर जो होगा 1960 होगा, क्योंकि 1960 में ही भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरित क्रांति के दौरान किसकी खेती पर अधिक जोर था। हरित क्रांति के दौरान सबसे ज़्यादा जो खेती हुआ वो किस चीज़ का हुआ। तो इस दौरान जो है गेहूं और चावल की खेती सबसे अधिक हुई थी। क जो है वो सही उत्तर होगा। औजार, मशीन, भवन उदाहरण है मानव पूंजी के, अस्थाई पूंजी के, अस्थाई पूंजी के और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है अस्थाई पूंजी के उदाहरण है। ख जो है वो सही उत्तर है, क्योंकि औजार, मशीन, भवन जो है अस्थाई पूंजी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है HYS का पूर्ण रूप से विस्तार करें। मतलब कि इसका आपको फुल फॉर्म बताना है HYS का। तो HYS, H से होता है हाई, Y से होता है यील्डिंग और S से होता है सीड्स। तो हाई यील्डिंग सीड्स जो उसका उत्तर है वो है ख, हाई यील्डिंग सीड्स। ख इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पालमपुर में मुख्य क्रिया कौन कौन सी होती है। तो पालमपुर में जो मुख्य क्रिया है वो है खेती। हालांकि होता ये डेयरी का भी काम है, परिवहन का भी काम है, विनिर्माण का भी है, लेकिन मुख्य काम जो है जो मेन वर्क है वो है खेती। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालमपुर गांव में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। पालमपुर में विभिन्न जातियों के कितने परिवार रहते हैं। तो यहाँ 450। क जो है वो सही उत्तर है, 450 परिवार रहते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, पालमपुर के निकटतम कस्बे का नाम क्या है। पालमपुर के सबसे जो नज़दीक कस्बा है वो है शाहपुर। शाहपुर जो है वो पालमपुर का सबसे नज़दीक कस्बा है। पालमपुर गांव में हाई स्कूल कितने हैं। पालमपुर में कितने हाई स्कूल है। तो पालमपुर में सिर्फ एक ही हाई स्कूल है, जो मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था कि पालमपुर में एक हाई स्कूल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक अस्थाई पूंजी है। मुद्रा, कच्चा माल, यंत्र और उपरोक्त सभी। तो यंत्र जो है जो मशीनरी का काम होता है वो अस्थाई पूंजी होता है, यंत्र। इनमें से कौन एक गैर कृषि क्रिया नहीं है। दुकानदारी, फसलें उगाना, परिवहन और डेयरी। तो फसलें उगाना जो है वो गैर क्रियाकार नहीं है। ख जो है वो सही उत्तर है। इनमें से कौन सा एक गैर कृषि क्रिया नहीं है। तो फसलें उगाना गैर कृषि क्रिया नहीं है, क्योंकि फसलें उगाना कृषि का क्रिया है।
पालमपुर गांव में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? तो पालमपुर में यदि शिक्षा की बात की जाए तो पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल तथा 2 प्राथमिक विद्यालय है। एक हाई स्कूल था और 2 प्राथमिक विद्यालय है। तो इसका जो घ है वो सही उत्तर होगा। इसका लास्ट वाला जो है घ वो सही उत्तर है। पालमपुर गांव में एक हाई स्कूल और 2 प्राथमिक विद्यालय थे। नेक्स्ट है, छोटे किसान किसे कहते हैं? छोटे किसान किसे कहते हैं? जो खेत में रहते हैं, या फिर जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, या फिर जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो इसमें बता दूं, छोटे किसान वे होते हैं जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। जो अपने परिवार के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। गौ जो है वो सही उत्तर है। पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? पालमपुर गांव के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है वो खेती है, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बताया था कि 100 लोगों में से लगभग 75 लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ खेती जैसे कार्यों को करते हैं। 25 लोग ही हैं जो अलग अलग तरह के मतलब गैर कृषि कार्यों में संलिप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पादन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है? उत्पादन का प्रयोजन उद्देश्य क्या है? तो उत्पादन का जो प्रयोजन उद्देश्य है वो है ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना जिनकी हमें आवश्यकता है। गौ जो है वो सही उत्तर है। पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग क्या उगाते हैं? पालमपुर के गांव में बरसात के मौसम में लोग क्या उगाते हैं? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं और चावल, ज्वार और बाजरा, मक्का, गेहूं और चना। तो पालमपुर गांव में बरसात के मौसम में लोग ज्वार और बाजरा उगाते हैं। ख जो है वो सही उत्तर है। आधुनिक कृषि विधि में कौन से बीजों का इस्तेमाल किया जाता है? आधुनिक कृषि के कामों में कौन से बीजों का उपयोग किया जाता है? तो मैंने अभी बताया है आपको कि HYV बीजों का उपयोग किया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाया जा सकता है। एक साल में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल उगाने की विधि को क्या कहते हैं? यदि आप एक साल में एक जमीन पर एक से ज़्यादा फसल उगाते हैं तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे बहुविधि फसल प्रणाली कहते हैं। बहुविधि फसल प्रणाली कहा जाता है। पालमपुर में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? पालमपुर में कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो पालमपुर गांव में खरीफ फसल और रबी फसल दोनों उगाई जाती है। मतलब गौ जो है वो सही उत्तर है। पालमपुर गांव के गैर कृषि क्रियाएं कौन कौन सी हैं? पालमपुर गांव में जो लोग गैर कृषि क्रियाएं करते हैं उसमें आता है परिवहन, दुकानदारी और डेयरी। जो क है वो सही उत्तर है। करीम का क्या पेशा था? करीम जो उस गांव का एक नागरिक था, उसका पेशा क्या था? तो करीम अपने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोल रखा था, जहां पे लोग कंप्यूटर सीखने का काम करते थे। गौ जो है वो सही उत्तर है। पालमपुर गांव में लगभग कितने प्रतिशत लोग गैर कृषि व्यवसाय में लगे हुए हैं? तो पालमपुर गांव के जितने भी लोग थे उसमें से 25% लोग गैर कृषि व्यवसाय में लगे हुए थे। मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी था कि 100 लोगों में से लगभग 75 लोग जो हैं वो कृषि का काम करते हैं और 25% लोग जो हैं वो गैर कृषि मतलब डेयरी का काम हो गया या फिर अन्य किसी तरह के काम में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कृषि के आधुनिक तरीकों का सबसे पहले प्रयोग भारत के किन 2 राज्यों में किया गया? तो वो था, जिन राज्यों में इसे किया गया था वो था पंजाब और हरियाणा, क्योंकि कृषि के जितने भी आधुनिक उपयोग थे उन सबको पंजाब और हरियाणा में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे खेती बहुत अधिक मात्रा में की जाती है। पालमपुर गांव में कितने लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं? तो इसका उत्तर साफ साफ होगा 75%। घुमा फिरा के कई एक ही तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको ध्यान देना है कि 75% लोग पालमपुर गांव में कृषि कार्य में लगे हुए हैं। पालमपुर गांव में यातायात का क्या साधन है? पालमपुर गांव की अगर बात कर ली जाए तो वहाँ पे यातायात का क्या साधन था? तो वहाँ पे बैलगाड़ी भी थी, ट्रक भी था, भैंस बग्गी भी थी। मतलब उपरोक्त सभी बैलगाड़ी, ट्रक, भैंस बग्गी सभी वहाँ यातायात के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। पालमपुर गांव में किसान अपनी बचत का प्रयोग किन कार्यों में करते हैं? अगर किसान अपना बचत का प्रयोग करना चाहे तो वो कृषि में भी करते हैं, गैर कृषि में भी करते हैं। मतलब उपरोक्त दोनों इसका उत्तर होगा। गौ जो है वो सही उत्तर है। पालमपुर गांव का कुल क्षेत्रफल कितना है? पालमपुर गांव का कुल क्षेत्रफल 226 हेक्टेयर है। 226 हेक्टेयर में ये पालमपुर गांव का आवास फैला हुआ है। तो ये थी इस चैप्टर के सारे MCQ प्रश्न। यदि आपको
इसके एमसीक्यू प्रश्न में किसी भी प्रकार का परेशानी आता है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं, हम उसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसके अलावा यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो वीडियो को लाइक कर दें। और अब मैं आप सभी के लिए इसके अगले चैप्टर का वीडियो बहुत जल्द लाने वाला हूं, ताकि आपको एग्जाम में आने वाले एमसीक्यू हो या प्रश्न उत्तर हो या चैप्टर से रिलेटेड किसी भी प्रकार की परेशानी हो तो आप आसानी से अपने समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।